नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास की सैलरी का तमाचा। प्रीति अपने भाई रोहन को फोन करती हुई कहती है, भैया गांव में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह अकेली है, आप उन्हें अपने साथ शहर क्यों नहीं ले जाते हो? कितनी बार माँ आपको फोन कर चुकी है कि उन्हें अपने साथ शहर लाकर अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप हर बार टाल देते हो। प्रीति, यह तुम्हारा क्या तरीका है मुझसे बात करने का? अपने बड़े भाई से इस तरह से बात की जाती है क्या? भैया, मैं अच्छे से ही बात कर रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कहा है। पास में बैठी हुई प्रीति की भाभी दीपाली रोहन के हाथ से फोन को छुड़ा लेती है। कहती है, प्रीति, हम तुम्हारी और माँ की तरह फ्री नहीं है जो पूरा दिन घर पर बैठे रहे। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि बार बार गांव जा सके। अभी 4 महीने पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब हम लोग पूरे 13 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए थे। तुम्हें क्या लगता है माँ की जरा सी तबीयत खराब होगी तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाएंगे? तुम्हारे भैया भी नौकरी पेशा हैं और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? बार बार माँ बेटी फोन करके परेशान करती रहती हो, गांव चले जाओ, गांव चले जाओ, बस यही एक काम रह गया है क्या मेरे लिए? गांव में माँ फ्री बैठी है और अपने ससुराल में तुम फ्री बैठी हो। नौकरी करती होती तब तुम्हें पता चलता कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। भाभी, क्या जो नौकरी नहीं करते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता है? वह पूरे दिन क्या खटिया तोड़ते हैं? एक बार मेरे ससुराल आकर देख लो, संयुक्त परिवार है, एक पैर पर खड़ी रहती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तीनों समय गरम गरम खाना बनाती हूँ। भले ही आप जॉब करती होंगी, लेकिन हमें भी एक घड़ी का चैन नहीं है। और अभी तो आप दोनों अकेले हैं, आराम से 2 टिफिन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रीति की बात सुनकर उसकी भाभी दीपाली तमतमा जाती है और कहती है, अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती हो? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकते हो तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी। इतना कहकर प्रीति फोन को काट देती है। देख रहे हो अपनी बहन की जबान कैसे कैंची की तरह चलने लगी है। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को और 4 रिश्तेदारों को यह दिखाएगी कि वह माँ की सेवा कर रही है और उनके बहू बेटे डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं। सब लोग मुझे ही ताना मारेंगे। यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ जी को 2 दिन बुखार क्या आता है, पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। बेटी को सब कुछ बताने की क्या जरूरत है? हाँ दीपाली, तुम सही कह रही हो, माँ की यह आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बीमार होती हैं और सब जगह हल्ला मचा देती हैं। बेटे बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती हैं। प्रीति माँ को अपने पास लेकर जाए उससे पहले मैं माँ को फोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे सभी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। रोहन माँ को फोन करता है कि माँ, अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटी की बात सुनकर आशा जी बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ शहर ही चलूंगी। जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरा इस घर में मन नहीं लगता, खाली घर काटने को दौड़ता है। बेटे बहू के पास रहूंगी तो अच्छा लगेगा। झुंझलाता हुआ बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। इधर आशा जी बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े रख लेती हैं। दूसरे दिन रोहन आशा जी को अपने साथ शहर लेकर आ जाता है। जब आशा जी बहू बेटे के घर पहुंचती हैं, बहू उस समय ऑफिस से वापस आई थी। बेटे ने उन्हें लाने के लिए छुट्टी ली थी।
ऑफिस से आने के बाद बहू अपने कमरे में फोन से मायके बतिया रही थी। आशा जी रोहन से पूछती हैं, बेटा बहू नहीं दिखाई दे रही है? माँ, वह अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है, रेस्ट कर रही होगी बेचारी। अच्छा बेटा ठीक है। इतना कहकर आशा जी एक छोटे से कमरे में चली जाती हैं। बहू फोन में लगी हुई है और बेटा आराम फरमा रहा है। कमरे में बैठी बैठी आशा जी एकदम से बोर हो रही हैं। उनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। गांव में तो कोई न कोई उनसे बात करता रहता था। बेटे के पास आती हैं और कहती है, बेटा जब से आई हूँ बहू सो रही है, मुझे अकेले कमरे में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भी आराम कर रहे हो, अब तुमसे क्या बातें करूँ माँ, वैसे ही पूरा दिन आने जाने में थक गया हूँ। तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग कम ही बात करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तुम अपनी बहू से ज्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वह नौकरी पेशा है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज आती है। कहती है, ओहो माँ जी, आ गई आप। फॉर्मेलिटी के लिए आशा जी के घुटनों तक पैर छूती है। रोहन, तुमने अभी तक ग्रीन टी नहीं बनाई। तुम्हें पता है शाम को जब मैं सो कर उठती हूँ मुझे ग्रीन टी पीने की आदत है। ओहो डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया था, अभी तुम्हारे लिए बना कर लाता हूँ। बहू कमरे से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई और वह भी फोन चलाने लगी। रोहन रसोई में ग्रीन टी बनाने के लिए चला गया। आशा जी मन में सोचने लगी, घंटे भर से ऊपर हो गया है मुझे घर में आए हुए। किसी ने मुझे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ग्रीन टी बना सकता है तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था? आशा जी हिम्मत करके सोफे पर बैठी हुई बहू से कहती हैं, मेरी भी चाय का समय हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी। रोहन, माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह किधर रखी है, जिसे यह रोज अपने लिए चाय बना लिया करे। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि उनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूँ और उधर से आने के बाद काम करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बहू की बात सुनकर आशा जी हैरान रह गईं। अभी तो घर में कदम रखा ही है कि बहू ने रसोई का रास्ता दिखा दिया। माँ, इधर रसोई में ही आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पर तो तुम्हें ही रहना है, तो अपने खाने का इंतजाम भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बाद में तुम परेशान होती रहोगी। इससे अच्छा है आज ही सारी चीजें जान समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। रोहन रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किस में क्या रखा है। उसके बाद आशा जी से यह कहकर कि माँ तुम अपनी चाय बना लो, ग्रीन टी लेकर हॉल में आ जाता है। यह लो डार्लिंग तुम्हारी ग्रीन टी। आशा जी खुद ही अपनी चाय बनाती हैं। आशा जी को बहू बेटे का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। कहीं न कहीं उनका मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी है। थोड़ी देर में बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ कल सुबह 8 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है तुम्हें दिखाने के लिए, तैयार रहना। इतना कहकर बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आती है। दीपाली और रोहन डाइटिंग पर थे, हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं, शाम को बहुत हल्का खाना खाते हैं। आशा जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह दलिया बना लेती हैं। रात में आशा जी की सर्दी खांसी बढ़ जाती है। खांसते खांसते उनके सीने में दर्द होने लगता है और शरीर भी तपने लगता है। खांसने के कारण सीने में बहुत दर्द हो रहा था। बहू बेटे को बहुत आवाज लगाती है, लेकिन दोनों
अपने कमरे में एसी में सोए हुए हैं। किसी को माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पूरी रात आशा जी दर्द से कराहती रहती हैं। सुबह बेटा उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। कमरे में गया तो माँ अभी तक सो रही है। गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या माँ, तुम अभी तक सो रही हो? मैंने तुमसे कल ही कह दिया था कि जल्दी से तैयार हो जाना। मैंने ऑफिस से सिर्फ हाफ डे लिया है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे लेट करा दोगी तो मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। बेटी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ाती हुई आशा जी उठती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे रात भर से बहुत तेज बुखार है, साथ में खांसी भी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सीने में जकड़न हो गया है। माँ, बुखार में तो ऐसा लगा रहता है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। दीपाली कहती है, रोहन, डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए ब्रेड बटर रखे हुए हैं, खा लेना। और मैंने टिफिन में सलाद और स्प्राउट्स पैक कर दिए हैं। हम दोनों का तो स्प्राउट्स में हो जाएगा। माँ जी को जो भी खाना हो रसोई में जाकर बना लेंगी, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए हमारी मेड भी छुट्टी पर गई है, तो माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। आशा जी बहू की बात सुन लेती हैं। कहती हैं, बहू, मेरी तबीयत गांव में ही ठीक नहीं थी। इधर तुम लोगों के पास भी इसीलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज करा सकूं। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी बीमारी में भी खाना बना कर नहीं दे सकती हो? माँ जी, अगर तुम्हें चूल्हा चौका वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था, किसी गांव की लड़की को पसंद कर लेता जिसे सिर्फ चूल्हा चौका करने आता हो। अब मैं ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़की जो तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में ही जॉब करती है। मुझसे रोटी बनाने की उम्मीद कभी मत करना। बहू, पढ़े लिखे होने से और नौकरी करने से यह तो नहीं हो जाता कि बहू जरूरत पड़ने पर घर का खाना भी न बनाए। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई भी संभालती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी, तुम तो ठहरी गांव की अनपढ़ गवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसा कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरे 80,000 महीने के कमाती हूँ, कभी इकट्ठे देखे भी नहीं होंगे तुमने इतने सारे पैसे अपनी जिंदगी में। तुमने कभी 8,000 भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की हेकड़ी दिखाकर दीपाली ऑफिस के लिए निकल गई। आशा जी को बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। आंखों में आंसू भर आई। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना ज्यादा घमंड है, सीधे मुंह बात भी नहीं करती और बेटे की आंखों में पैसों की पट्टी बंधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती रहे, उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आशा जी को बहू बेटे के घर आने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना वह अपने बहू बेटी का घर समझकर आई थी। पल पल उन्हें यह एहसास कराया जा रहा है कि वह इस घर में मेहमान है, कुछ नहीं आता है। फिर बिना कुछ खाए पिए ही आशा जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अस्पताल में बैठी हुई आशा जी अपने पति को याद कर रही हैं कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान मुझे भी ऊपर बुला ले। बहू बेटे के घर में आ तो गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे गांव में आस पड़ोस के घरों में भी नहीं होता था जितना अपने ही बहू बेटे के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। ना तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरा हाल चाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू 2 घड़ी भी मेरे पास आकर नहीं बैठी है, ना ही मेरी तबीयत के बारे में पूछा। सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपने फिटनेस को लेकर ही बातें करती रहती है। बाकी उसे दुनियादारी से या किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि इनको तो मलेरिया के साथ साथ निमोनिया भी हुआ है। इतना तेज फीवर है। मैं हफ्ते भर की दवाई दे रहा हूँ। खाने पीने का ध्यान रखिएगा जिससे यह जल्दी रिकवर हो जाएं। और 3 दिन बाद
मुझे फिर से दिखाने के लिए ले आना। धीरे धीरे आशा जी की तबीयत ठीक होने लगती है। आशा जी की फोन पर बेटी से बात होती रहती है, जिसे उनका थोड़ा बहुत मन लगा रहता है। हालांकि बहू बेटे ऑफिस चले जाते थे तो पूरे दिन घर में मन नहीं लगता। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। घर के छोटे मोटे सभी काम आशा जी कर देती थी। बहू बेटे जब ऑफिस से आते तो घर उन्हें एकदम से साफ सुथरा मिलता। किसी तरह से घर के कामों में मन लगाकर वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वह अपने बेटे से कहती हैं कि वह गांव जाना चाहती हैं। बहू उन्हें गांव भेजने के लिए तुरंत सामान पैक करने लगती है, लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि दीपाली माँ बनने वाली है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। दीपाली कमरे में रोहन से कहती है कि अब तुम अपनी माँ को इधर ही रोक लो, मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। कल को घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको संभालने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी। आया लगाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी माँ कब काम आएगी और तुम्हारी माँ गांव में रहकर भी क्या करेगी? हम उनके बेटे बहू हैं। अपनी माँ को समझाओ कि वह हमारे पास ही रहे। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था, गांव में रहती थी, लेकिन अब उधर कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है। कल तक जो बहू बेटा माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, आज जरूरत पड़ने पर माँ को रोकने के लिए तिकड़म लगा रहे हैं। रोहन माँ के पास आता है और कहता है, माँ अब तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गांव जाकर क्या करोगी? और वैसे भी अब गांव में कौन है? बाद में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगी। बेटा मेरा इधर मन नहीं लगता है। गांव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात करने के लिए हैं। इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। टीवी भी देखूं तो कब तक? आज माँ की जरूरत है। तो दीपाली भी बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है। आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चली जाया करो। उधर आपकी ही उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, जहां आपस में बातचीत भी हो जाया करेगी। भजन कीर्तन भी होते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और फिर कल को आपका नाती पोता आएगा तो मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी दादी का प्यार न मिले। आशा जी को बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ तो आ रहा है। आशा जी की बेटी प्रीति भी यही कहती है कि माँ गांव में अकेले जाकर क्या करोगी? अगर तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हुई तो वापस आना पड़ेगा और फिर कुछ ही महीनों में घर में एक बच्चा आ जाएगा जिससे आपका मन लगा रहेगा। आप गांव में अकेली रहती हैं तो मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आशा जी अब धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर के थोड़े बहुत काम करती हैं, बाहर पेड़ पौधे में पानी देती। बहू बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते। उसके बाद वह दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती। फिर शाम को 2 से 3 घंटे के लिए वह मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगी। सोसाइटी के मंदिर में बहुत सी औरतें आती थी, जिनके साथ वह बातचीत करने लगी। कुछ ही महीनों में उनकी अच्छी सहेलियां बन गई। अब उनका अच्छे से मन लगने लगा। आशा जी को गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था। उनकी ढोलक की सभी लोग बहुत तारीफ करते थे कि सच में आप बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं और बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पूरे मंदिर में सभी उन्हें जानने पहचाने लगे। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। मंदिर में सभी ने आशा जी से पहले ही कह दिया था कि आप जल्दी आ जाना। आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठे हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे कामों को निपटाकर आशा जी मंदिर के लिए चली गई। आज उन्हें मंदिर में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। वैसे तो वह 2 से 3 घंटे
में मंदिर से वापस आ जाती थी, लेकिन जन्माष्टमी की वजह से आज उन्हें आते आते रात के 9 बज गए। लेकिन जैसे ही वह घर आई तो बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, ये कोई समय होता है घर आने का? माँ जी, आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में ढोलकी ही बजाती रहती हो? घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ, यह तुम्हारी सही बात नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहू पेट से है, ज्यादा काम धाम नहीं कर सकती है, उसकी देखभाल की जरूरत है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन और ढोलकी बजाती रहती हो। बेटा, आज वह जन्माष्टमी थी, इसीलिए समय लग गया, वैसे तो मैं रोज समय से ही आ जाती थी। मौका मिलते ही दीपाली ने आज फिर से अपनी नौकरी का धौंस जमा दिया। हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ को आता ही क्या है भजन कीर्तन और ढोलकी बजाने के अलावा, तो वह वही करेंगी ना। इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कहीं जाकर नौकरी कर सके, कुछ पैसे कमा सके, इसीलिए ढोलकी बजाकर मन बहला देती हैं। गवार लोगों की गवार आदतें। आज बहू की बात सुनकर आशा जी चुप नहीं रहती हैं और कहती हैं, बहू, दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती हूँ, और तुम भी दुनिया में अकेले नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंड कोई नहीं करता। अगर तुम्हें अपनी नौकरी का, पैसे का इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हें एक दिन पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की है तो वह तो कोई भी पैसा कमा सकता है। बहू कहती है, हाँ हाँ, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कैसे कमाऊंगी पैसे? पढ़ी लिखी तो हो नहीं, कुछ आता जाता है नहीं, पैसे कमाओगी? आशा जी का मजाक उड़ाती हुई बहू कमरे में चली गई। आशा जी ने गुस्से में अपनी बहू से कह तो दिया पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर वह इसी सोच में रही कि कैसे वह पैसे कमाएंगी। सच में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे पैसे कमा सके। दूसरे दिन भी वह पूरे दिन इसी चिंता में रही। जब शाम को मंदिर गई तो उनके चेहरे को देखकर सहेलियों ने पूछ लिया, क्या हुआ आशा, आज तुम बड़ी ही उदास लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं उमा, ऐसी कोई बात नहीं है। उमा जी के बार बार आग्रह करने पर वह सब सच बता देती हैं। मेरी बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है, और मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मैं उसे पैसे कमा कर दिखा दूंगी, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अरे आशा, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, इतनी अच्छी ढोलक बजाती हो, तो क्यों ना तुम अपना एक YouTube चैनल खोलो। तुम अपना भजन कीर्तन डाला करो, लोगों को ढोलक बजाना सिखाया करो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे? क्या YouTube से पैसे भी मिलते हैं? आश्चर्य से आशा जी ने उमा जी से पूछा। हाँ हाँ आशा, मेरी बेटी बहुत बड़ी यूट्यूबर है। वह YouTube पर अपना डांस क्लास चलाती है। कल तुम मेरे घर चलना, तुम्हें सारा कुछ समझा देगी। तुम्हारा एक भजन का चैनल भी बना देगी। मंदिर तो तुम आती ही हो और इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, यही कीर्तन सीधे चैनल पर डाल दिया करो। बाकी का सब कुछ मेरी बेटी देख लेगी। दूसरे दिन आशा जी उमा जी की बेटी से मिलती हैं और आशा जी के नाम से उनका एक आशा भजन कीर्तन मंडली नाम से चैनल बना देती है। आंटी जी, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास एक पुराना स्टैंड पड़ा है। जो भी आप भजन कीर्तन करती हैं सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना। बाकी का सारा काम मैं कर दूंगी। बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। आंटी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, जब कमाने लगिएगा तब दे देना। आशा जी का भजन कीर्तन का एक चैनल बन गया। 2-3 महीने तक आशा जी रोज मंदिर जाती और जो भी भजन कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली की बेटी के पास भेज देती। धीरे धीरे आशा जी का चैनल चलने लगा
और 4 महीने ही में ही उनके भजन के 3 वीडियो वायरल हो गए। लोगों को आशा जी के भजन कीर्तन बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। दिन ब दिन उनका चैनल बढ़ता जा रहा था और एक दिन ऐसा आया जब उमा जी की बेटी आशा जी के पास आई और बोली, आंटी जी आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, अगले महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आशा जी का बैंक अकाउंट भी उमा जी की बेटी शालू ने खुलवाया था। आशा जी के चैनल के बारे में उनके बहू बेटे को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसे भी मिलने लगेंगे? हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, जब आप YouTube पर काम करते हैं तो बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। लोगों को आपके भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ आंटी जी। अगले महीने दीपाली की गोद भराई है। दोनों बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। ऑफिस के सभी दोस्त और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। इतनी सारी तैयारी के बीच आशा जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, जब से आई हूँ एक भी नया कपड़ा नहीं लिया है। जितनी साड़ियाँ लाई थी वह पहन पहन के घिस गई है। बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक नई साड़ी खरीद लाना। मुंह बनाती हुई दीपाली कहती है, माँ जी, मेरी बहुत सी सारी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें दे दूंगी, जिनको अब मैं नहीं पहनती हूँ। नई साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? अलमारी से एक पुरानी साड़ी निकाल कर दीपाली आशा जी को दे देती है। आशा जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब वह साड़ी को खोल कर देखती हैं तो एक जगह वह फटी हुई थी। बहू, ये साड़ी फटी हुई है तो क्या हो गया? फटी हुई सुई धागे से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। मेरे बच्चे की गोद भराई का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ऊपर से हमें खर्च बताती रहती हो, कभी साड़ी खरीद दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। वैसे ही घर में रख कर हम तुम्हारे बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। बहू के व्यवहार से आशा जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। आशा जी बाहर आकर बैठ गईं। थोड़ी देर में दीपाली पार्लर के लिए निकल गई। दीपाली के जाते ही उमा जी की बेटी शालू घर आती है और कहती है, आंटी जी मुबारक हो, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख रुपए आ गए हैं। आपकी पहली कमाई 1 लाख की है, सैलरी मिली है आपको। शालू की बात सुनकर आशा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सच कह रही है बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई और वह भी इतनी ज्यादा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पर पैसे कमाए हैं, वह भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1 लाख रुपए। मैंने तो कभी इतने पैसों की उम्मीद भी नहीं की थी। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी देने के लिए? आज ही तुझे पार्टी देती हूँ। अरे अच्छा याद आया, कल बहू की गोद भराई है, तुम सब आना, रस्म भी हो जाएगी, पार्टी की पार्टी भी हो जाएगी। आशा जी शाम को मंदिर जाकर अपने सब सहेलियों को निमंत्रण देती हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर सालू के साथ बाजार चली जाती हैं, उसे एक सूट दिलाती हैं और ढेरों शॉपिंग करती हैं। दूसरे दिन सभी लोग घर पर आ गए। आशा जी की बेटी प्रीति भी आई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। केक काटने के बाद सभी लोग दीपाली को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी आशा जी एक सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती हैं। सास को इतनी महंगी साड़ी पहने देखकर दीपाली आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है। अपने पति रोहन से कहती है, इतनी महंगी साड़ी तुमने खरीदवाई है? माँ जी पर इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? नहीं दीपाली, मैंने यह साड़ी नहीं खरीदवाई है। आज आशा जी के पास बहू के नौकरी वाले घमंड को उतारने का अच्छा मौका है। बहू के हाथ में लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए आशा जी कहती हैं, यह लो बेटा,
तुम्हारे लिए पूरे 5,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने, चांदी के कड़े भी लाई हूँ। बौखला कर दीपाली कहती है, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? पक्का तुमने रोहन से पैसे मांगे होंगे। दीपाली गुस्से से रोहन से कहती है, रोहन, माँ को इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? हमारे ही पैसे लेकर कि हमें ही महंगे गिफ्ट दे रही हैं। क्या जरूरत थी ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर अपने पैसों से गिफ्ट लाती तो हमें ज्यादा खुशी होती। हमारे ही पैसों की गिफ्ट हमें दे रही हैं। आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने आशा जी की बेइज्जती कर दी। सभी लोग बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी बूढ़ी सास से बात कर रही है। आशा जी कड़क आवाज में कहती है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। यह साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, वह भी पूरे 1 लाख रुपए। उन्हीं पैसों में से मैंने अपने लिए और तुम्हारे लिए यह साड़ी खरीदी है। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गई हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, आज मैं तुमसे ज्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बात सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती है जो हमें नहीं पता है और इतने पैसे कमाती है। तभी दीपाली की एक सहेली जो कि गोद भराई की पार्टी में आई थी, आशा जी को देखकर कहती है, अरे आंटी जी, आप दीपाली की सास हैं। भजन सुनती हूँ आपकी, बहुत अच्छे भजन होते हैं आपके, और आप ढोलक तो कितनी अच्छी बजाती हैं। दीपाली, सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है। तुझे भी अपनी सास से 1-2 भजन सीख लेने चाहिए। माँ जी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा YouTube पर एक भजन का चैनल है और उससे इतने सारे पैसे कमाए हैं। बहू, आज तो बता दिया ना। सभी लोग दीपाली से कहने लगते हैं कि दीपाली, अब तो तेरी सास भी नौकरी करती है और पैसे कमाती है। तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज्यादा है। हंसती हुई आशा जी कहती हैं, हाँ हाँ, यह बात तो बिल्कुल सच है। बहू तो 80,000 कमाती है, पर मेरी सैलरी तो पूरे 1 लाख रुपए आई है। मैं बहू से ज्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, अब तो नहीं कहोगी कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है? आशा जी की बात सुनकर बहू बेटा शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहें। फिर आशा जी बेटे बहू से कहती हैं, बहू, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी चीज का घमंड नहीं करना। हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वह किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना एक गुण होता है। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने पर आ जाए तो कमा ही लेता है। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला और इस तरह की पढ़ाई मिली कि आज तुम नौकरी कर रही हो, लेकिन मुझे या मेरे जैसी बहुत सी औरतों को मौका नहीं मिलता है, तो कभी उन्हें इस वजह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो नौकरी नहीं करती हैं। प्रीति अपनी माँ के पास आती है और हाथ पकड़कर कहती है, माँ, आपने मुझे भी नहीं बताया। सच में माँ, आप कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया। आज तो आपने भाभी से भी ज्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए। अब आप किसी से कम नहीं हो। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने? प्रीति की बात सुनकर शर्म के मारे दीपाली नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने कितनी बार अपनी सासू माँ का अपमान किया है। दीपाली सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो किया है वह गलत था। अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दो माँ, बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको कम आका। क्या आप अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगी? आशा जी समझदारी के साथ अपने बहू बेटे को माफ कर देती हैं, क्योंकि
वह भी अपने बहू बेटे से अलग नहीं रहना चाहती थी। बहू भी अब उनका कहना मानने लगी है और कोई भी ताने अपनी सास को नहीं सुनाती। आशा जी को बहू बेटे के घर में अच्छा लगने लगा है। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगा और कुछ दिनों में एक नन्हा सा पोता उनके घर में आया, जिसे देखकर आशा जी का सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।